भतीजा जो मेहनत किया 60 साल की आयु में सीनियर सिटीजन है और चच्चा खुद 80 साल से ऊपर के हैं और भतीजा ने पार्टी लेकर उड़ गए और पार्टी के तमाम जो बड़े बड़े नेता थे वो भी उनके साथ चल दिए और भैया मिल गए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ। उप मुख्यमंत्री का पद भी मिल गया, मौज मार रहे हैं। और चच्चा जो हैं बुजुर्ग हैं जो राजनीति के सर्वे सर्वा हो रहे थे, पटना में गए थे विपक्ष का चेहरा बनाने की, विपक्ष की कहानी बनाने की, सत्ता परिवर्तन की तमाम बातें कर रहे थे लालू जी के साथ, नीतीश जी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ तमाम परिवर्तन की बात कर रहे थे। क्या मिला? कुछ नहीं। नमस्कार, जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आप सभी दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे इस डिजिटल प्रसारण में आपका स्वागत है। आज हम आपको बात करेंगे, उस कहानी की बात करेंगे जिस कहानी की चर्चा हमारे देश में होती है। आज के दौर में हम पॉलिटिकल पार्टियों की बात करें तो आज के दौर में पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो प्राइवेट कंपनियां हो गई हैं। पहले तो राजनीति होता था, श्रमदान करते थे लोग, देश और समाज हित पर बातें करते थे। वो लोग राजनीति में आते थे, देश सेवा समाज सेवा की बात करते थे। पॉलिटिकल पार्टियां होती थी, वंश होता था, इसमें राजनीतिक दल आते थे और देश की राजनीति को चलाने का काम करते थे। लेकिन आज की जो राजनीतिक दल हैं वो एक कंपनी है जिसमें राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ऐसे ही वारदात महाराष्ट्र में घटी और ऐसी कहानी हर जगह घटते नजर आ रही है। बिहार में देख लीजिए, राजद पर लालू परिवार एंड कंपनी का कब्जा है। उद्धव ठाकरे की कहानी भी देख लीजिए किसका कब्जा है। आप पीडीपी में देख लीजिए किसका कब्जा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस में किसका कब्जा है, कांग्रेस में किसका कब्जा है। सबकी कहानी एक तार है, एक जैसी है। और राजनीति की बात करें तो भैया राजनीति में आजकल तो जूतों में दाल बट रही है और ये जूतों में दाल बटना कोई नई बात नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टियां जो काम कर रही है जूतों में दाल बांटने का काम कर रही है। अब इसी जूतों के दाल बांटने और प्राइवेट कंपनी के नाम पर एनसीपी में टूट हो गई। शरद पवार चिल्लाते रह गए और बेटा जो है अजीत पवार पार्टी लेकर उड़ गया, सिंबल लेकर उड़ गया। क्या बचा? कुछ नहीं, हाथ मलते रह गए। बिटिया को बनाने के चक्कर में थे पार्टी के सर्वे सर्वा और भतीजा जो मेहनत किया 60 साल की आयु में सीनियर सिटीजन है और चच्चा खुद 80 साल से ऊपर के हैं और भतीजा ने पार्टी लेकर उड़ गए और पार्टी के तमाम जो बड़े बड़े नेता थे वो भी उनके साथ चल दिए और भैया मिल गए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ। उप मुख्यमंत्री का पद भी मिल गया, मौज मार रहे हैं। और चच्चा जो हैं बुजुर्ग हैं जो राजनीति के सर्वे सर्वा हो रहे थे, पटना में गए थे विपक्ष का चेहरा बनाने की, विपक्ष की कहानी बनाने की, सत्ता परिवर्तन की तमाम बातें कर रहे थे लालू जी के साथ, नीतीश जी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ तमाम परिवर्तन की बात कर रहे थे। क्या मिला? कुछ नहीं। आज हम कहानी पर बात करने वाले हैं, कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं जो आज के दौर में अजीत पवार ने अपने चच्चा के साथ किया। 45 साल पहले शरद पवार ने अपने गुरु के साथ भी इसी तरह का काम किया था। उन्होंने पीठ में छुरा घोंपा था और तब के मुख्यमंत्री वसंत दादा की विधवा ने कहा था, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। जो किया है वही तो काट रहे हैं, कुछ नया नहीं बांट रहे हैं, समाज में वही पा रहे हैं। तो हम चर्चा करेंगे। आपने खबर तो सुना, खबर का जायका भी लिया कि एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के भतीजे अजीत ने बगावत शुरू कर दी और नेता प्रतिपक्ष से सीधा महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन बैठे। इतना नहीं, शरद पवार के वरिष्ठ सहयोगी प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल भी उनके साथ हैं। अजीत पवार का कहना है कि पार्टी के सारे विधायक उनके साथ हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर डाला कि कोई नई पार्टी नहीं बनाई गई है। एनसीपी का नाम, उसका सिंबल, सब पर उनका दावा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े। अब भैया भाजपा के साथ आए हैं, तारीफ तो करेंगे। राजनीति में कोई नई बात नहीं है, राजनीति में तो चलता ही रहता है। कब सत्ता बदल जाए, कब सरकार बदल जाए, कब बीच सफर में हम सफर बदल जाए, ऐसी बातें तो राजनीति में तो होती ही रहती हैं। और चच्चा का मुंह सूख गया है, चच्चा उदास है, लेकिन भतीजा तो मोद में है।
अरे भतीजा भी तो सीनियर सिटीजन है, वो भी तो अपने भविष्य का सोचेगा, उसका भी तो बाल बच्चा है। वही बात हो रहा है यहाँ पे। इस प्रकरण में पहले तो शरद पवार कहते रहे कि अजीत ने बैठक क्यों बुलाई है, उन्हें नहीं पता, लेकिन बाद में बागियों पर एक्शन लेने की धमकी देते हुए फिर से पार्टी खड़ा करने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने समर्थकों को ढांढस बंधाते हुए कहा, बच्चा मत रो, तुम्हारा भी दिन आएगा, ये कोई नई बात नहीं है, पहले भी वो इन चुनौतियों से निपट चुके हैं। शरद पवार ने जितेंद्र आव्हाड़े को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त कर दिया। उन्होंने पुत्री मोह में फंसकर बेटी सुप्रिया सूले को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद अजीत पवार के तेवर जो है वो गर्म हो गए। हम सभी जानते हैं कि पिता पुत्र के मुंह में ही महाभारत का युद्ध हुआ और पूरी सभ्यता का अंत हो गया। परिवार में कोई नहीं बचा, सब खल्लास। यहां भी वही कहानी बकवास होती नजर आ रही है। आज भले ही शरद पवार अपने भतीजे को बागी कहें क्योंकि उनकी पार्टी और परिवार में टूट हो चुकी है, लेकिन क्या उन्हें याद नहीं है कि आज से लगभग 45 साल पहले उन्होंने भी धोखेबाजी करके ही पहली बार सीएम की कुर्सी पर अपना तशरीफ रखा था। तब वो मात्र 38 वर्ष की आयु में देश के सबसे युवा मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड कायम किया था, लेकिन इसके पीछे भी उनके गुरु के साथ उनकी दगाबाजी शामिल थी। उन्होंने आपातकाल के बाद कांग्रेस को कमजोर होने का फायदा उठाया, कुर्सी झट से लपक ली। हम उस दौर को याद करते हैं। असल में शरद पवार इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस की विरोधी रेड्डी कांग्रेस का हिस्सा थे, जिसमें शंकर राव चौहान, ब्रह्मानंद रेड्डी जैसे नेता शामिल थे। शंकर राव चौहान आगे चलकर राजीव गांधी की सरकार में भारत के वित्त मंत्री और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार से गृह मंत्री बने। वो महाराष्ट्र के सीएम रह चुके थे। 80 के दशक के उत्तरार्ध में फिर से बने। वो पेशे से अधिवक्ता थे। वो भारत स्काउट और गाइड के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके थे। उनकी ये कहानी थी। वहीं हम दूसरे सज्जन की बात करें, दूसरे सज्जन का हमने नाम लिया, वो थे ब्रह्मानंद रेड्डी। उनकी बात करें तो वो 60 के दशक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। 1977 में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी। हैदराबाद इसके आसपास में उद्योग धंधे को बढ़ावा देने का श्रेय उन्हें ही जाता है। उनकी कांग्रेस के मुकाबले वही इंदिरा गांधी के रूप में दूसरी तरफ मजबूत विरोधी थी। इंदिरा के साथ महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नासिक राव त्रिपुरे थे। वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। उन्होंने विदर्भ को अलग राज्य का दर्जा देने का आंदोलन भी शुरू किया था, जो गाहे बगाए आज भी चर्चा में आने लग जाता है। बातों बातों में उप मुख्यमंत्री की बात कही तो भैया अब तो राजनीति का एक नया दौर शुरू हो रहा है। संविधान में कहीं संवैधानिक तौर पर उप मुख्यमंत्री का पद नहीं है, लेकिन धीरे धीरे प्रचलन बढ़ता जा रहा है। रेवड़ियां बांटने का रिवाज है उप मुख्यमंत्री पद, जो मैं पहले ही बोला था, जूतों में दाल बटने वाली कहानी। ये कहानी शुरू होती है सन 1978 में महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव से। इसमें जहां जनता पार्टी 99 सीटों के साथ सबसे बड़ा दल बनकर उभरी, वहीं कांग्रेस के खाते में मात्र 69 सीटें आई। इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस को 62 सीटें के साथ तीसरे नंबर पर रही। जनता पार्टी को रोकने के लिए कांग्रेस ने दोनों धड़ों ने दिल्ली की दौड़ लगाई और इंदिरा गांधी की सहमति से वसंत दादा पाटिल सीएम और नासिक राव त्रिपुरे उप सीएम बने। वहीं शरद पवार के पास उद्योग मंत्रालय भी था उस दौर में, जिस दौर की हम यहां पर बातें कर रहे हैं। इन बातों में आपको एक चीज और ज्यादा मालूम होनी चाहिए कि आपातकाल के कारण जो दौर में परिवर्तन हो रहा था, तो उस पर तो हम बात करेंगे। इसके साथ आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि शरद पवार के बारे में जानने लायक बातें हैं, जो कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। शरद पवार जी के बारे में जानने लायक बातें यह हैं कि उनका परिवार शुरू से चीनी के कारोबार में था और आज भी अधिकतर चीनी मिलें उनके परिवार से जुड़े लोगों के पास ही हैं। शरद पवार ने 40 विधायकों को तोड़ दिया और सुशील कुमार शिंदे समेत कई मंत्री उनके साथ निकल लिए। इसके बाद वसंत दादा पाटिल की सरकार अल्पमत में आ गई और उनके इस्तीफे के बाद शरद पवार सीएम बने। उन्होंने समाजवादी कांग्रेस के नाम से एक नई पार्टी का निर्माण कर दिया था। मैं आज से 35 साल पहले की बात कर रहा हूं। शुरू से ही जोड़ तोड़ में दक्ष रहे शरद पवार ने फिर जनता पार्टी की वामपंथी दलों शेतकरी कामगार पक्ष के साथ मिलकर एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक फ्रंट गठबंधन बनाया और सीएम बने। हालांकि 18 महीने चलने के बाद उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था। आज यही शरद पवार अपने भतीजे के बगावत करने पर नसीहत दे रहे हैं। वो शायद भूल गए हैं कि 45 साल पहले महाराष्ट्र की सत्ता हथियाने के लिए उन्होंने कौन कौन से हथकंडे अपनाए थे। 17 फरवरी 1980 तक उनकी सरकार चली और बाद में ये सरकार कहां गई ये सबको पता है। सरकार कहां है ये भी सबको पता है। शरद पवार ने मात्र 4 महीने वाली वसंत दादा पाटिल की सरकार को
गिरा दिया था। शरद पवार के पिता जी की हम बात करें तो गोविंद राव बारामती किसान सहकारी बैंक में कार्यरत थे। इनके पिताजी समृद्ध थे, इनका परिवार समृद्ध था, कृषि में इनका अच्छा पकड़ था। आपको पता ही होगा कि मनमोहन काल में ये कृषि मंत्री भी थे और जितने मंडियां हैं उन पर कितनी पकड़ है इनकी। उनकी माँ खेती किसानी के काम में लगी हुई थी। शरद पवार ने पुणे में कॉलेज एडमिशन लिया, राजनीतिक जीवन की शुरुआत की 1967 में। मार्च 26 वर्ष की उम्र में बारामती से विधायक बन गए थे। जब उन्होंने सरकार गिराई तब खुद वसंत दादा पाटिल ने कहा था कि शरद पवार ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा है। वसंत दादा पाटिल की सरकार के समय इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस के शिवराज पाटिल विधानसभा अध्यक्ष थे। तब जनता पार्टी के कद्दावर नेता चंद्रशेखर हुआ करते थे, जिनसे शरद पवार की सरकार में शिवराज पाटिल को हटाकर प्राणलाल वोरा स्पीकर का पद मिला। शरद पवार कोऑपरेटिव की राजनीति और चीनी मिलों के जरिए अपना एक नेटवर्क तैयार किया था, जिसे उन्हें मानव संसाधन भी मिला और फिर वित्त मंत्री भी बने। ये कहानी चलती रही और शरद पवार की कहानी जो है वो लगातार आगे बढ़ती रही। इन पूरी कहानियों में हम अंतिम पक्ष में जाएं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपातकाल के कारण इंदिरा जी ने अपनी लोकप्रियता है वो पूरी तरह से खो चुकी थी। इंदिरा गांधी को हराकर बनी जनता पार्टी की सरकार टिक नहीं पाई थी और पीएम मोरारजी देसाई सबको एक साथ लेकर चलने में पूरी तरह से फ्लॉप रहे थे। 1980 में मध्यावधि चुनाव हुए, मिड डे इलेक्शन हुआ और इंदिरा गांधी ने सत्ता में आते ही 9 राज्यों की गैर कांग्रेसी सरकार को वो बर्खास्त कर दिया। 1985 में शरद पवार की कांग्रेस समाजवादी को 54 सीटें मिली और वो नेता प्रतिपक्ष बने और 1987 में राजीव गांधी के ऑफर के बाद शरद पवार फिर से कांग्रेस में लौट गए थे। आपको फिर याद होगा बाद में सोनिया गांधी का विरोध करते हुए विदेशी मूल की महिला है, इसे प्रधानमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं कर सकती, 7 तारीख गद्दी पे नहीं बैठ सकती। सन 1999 में वो कांग्रेस से अलग हो गए। फिर एक नई पार्टी बनाई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी। ये अलग बात है कि यूपीए में फिर शामिल होकर इसी सरकार की कृषि मंत्री बने। शरद पवार खुद जोड़ तोड़ और सौदेबाजी वाले नेता रहे। 2019 में हम बात करें तो अजित पवार ने बगावत की थी, तब वसंत दादा पाटिल की विधवा शालिनी बाई पाटिल ने शरद पवार को उनके करतूतों की याद दिलाई थी कि उन्होंने इस कर्मा बताते हुए कहा था, शरद पवार को पता चलेगा कैसा लगता है पीठ में छुरा घोंपना। जो कल तक वो कांड किया करते थे, आज उनका भतीजा उनके साथ वो कांड कर दिया है। जब अपने वार करते हैं तो बहुत दर्द होता है, जब भरोसे पर जब प्रहार किया जाता है तो बहुत दर्द होता है। ये दर्द उन्हें लंबे अरसे तक समझ में आएगी। वही अब आज की बात करें, आज के फिलहाल की राजनीति की बात करें तो लालू यादव जैसे राजनीति के लोग कहते हैं बहुत संघर्ष करके भैया आगे बढ़े हैं, फिर खड़े हो जाएंगे। भैया 87 साल के हो गए, पांव कब्र में है उनकी। सीनियर सिटीजन की जो समय सीमा है उसको वो लांग गए हैं और भतीजा 60 साल का है। जिंदगी के 60 साल में सीनियर सिटीजन भतीजा हो गया, मतलब पूरी जवानी कुर्बान कर दी उस पार्टी के लिए, पूरी इनायत कुर्बान कर दी उस पार्टी के लिए और उस पार्टी से ही उसे बेदखल कर रहा था। आप बात करें, मैं बहुत दूर बैठा हूं महाराष्ट्र से, एनसीपी में उनकी बिटिया जो है शरद पवार की, सुप्रिया सुले को कौन कौन जानता है? कोई नहीं जानता होगा। राजनीति में उतनी समसामयिक वो नहीं रही और कहानी में भी वो उतनी समसामयिक नहीं रही है। और रही बात पार्टी की, तो कांग्रेस को दर्द होगा ही। और ये जो एनसीपी का गया है, एनसीपी पूरी लुट गई, पूरी पार्टी चली गई, छगन भुजबल चले गए, बड़े बड़े प्रफुल्ल पटेल चले गए, बड़े बड़े नेता चले गए। ये बातें कांग्रेस को खलेंगी, यूपीए को खलेंगी, विपक्ष को खलेंगी। अब उनको डर भी सता रहा होगा, भैया आगे क्या होगा, रब जाने क्या होगा। ये बातें जनता दल यूनाइटेड को भी खलेंगी। जदयू के नेता कहने लग गए, ललन सिंह कहने लग गए, ये कहानी बिहार में भी दोहराई जा सकती है। बिहार में दोहराई जाएगी या नहीं दोहराई जाएगी ये तो बात की बात है, लेकिन इस कहानी का रंगो लबुलवा बहुत आगे तक जाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है, निवेदन है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव हो तो बेशक आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों, फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, एक नया एपिसोड के साथ, राष्ट्रवाद की एक नई कहानी के साथ। तब तक याद दीजिए, जय श्री राम, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।